अगर मुझसे कोई जेई कुरिकुलम के इंटरेस्टिंग चैप्टर्स की बात करता है तो मेरे दिमाग में जो सबसे पहला नाम आता है वो इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का है। शायद आपको भी अच्छा लगता होगा। क्यों? क्योंकि आपकी लाइफ से सबसे कनेक्टेड अगर कोई चैप्टर है तो वो इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का है, और जिसका जो फाउंडेशन स्टोन है वो रेडॉक्स रिएक्शंस की फॉर्म में आपको देखने को मिलता है। राइट? तो इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री चैप्टर को किस तरह से ग्रिप करना है, किस तरह से उसको आप बेहतर वे में तैयार कर सकते हैं, चलिए इसको समझते हैं। सबसे पहले इस चैप्टर के इंपॉर्टेंट सब टॉपिक्स को देखते हैं। तो इंपॉर्टेंट सब टॉपिक्स में जो सबसे पहली चीज आती है वो एक क्वेश्चन की फॉर्म में आपसे पूछता हूं, कैन यू डिफाइन इलेक्ट्रोलाइट विदाउट मेंशनिंग द वर्ड इलेक्ट्रिसिटी इन इट? ठीक है, ध्यान से सोचिएगा। सो इलेक्ट्रोलाइट का बेसिक नॉलेज इज द वेरी फर्स्ट important subtopic than electrolysis. Certainly इलेक्ट्रोलिसिस से कनेक्टेड फिर इलेक्ट्रोलिटिक सेल्स, इलेक्ट्रोलिटिक सेल्स के बाद इलेक्ट्रोकेमिकल सेल्स, इलेक्ट्रोकेमिकल सेल्स में सबसे पहले गैल्वेनिक सेल्स, देन इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल से ही कनेक्ट करते हुए स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल्स, और उससे कनेक्ट करते हुए इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज और उसकी एप्लीकेशंस। इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज आपने रिडॉक्स में भी पढ़ी क्लास 11th में, और यहाँ भी उसकी एप्लीकेशन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। देन कंडक्टेंस, कंडक्टेंस से रिलेटेड कोलरॉश लॉ, उसकी एप्लीकेशंस, जहाँ आप इंडिपेंडेंट आयंस के माइग्रेशन की बात करते हैं। ठीक है, फिर डिफरेंट टाइप की बैटरीज, बैटरीज से कनेक्ट करते हुए सेल्स। ठीक है, एंड देन लास्ट बट नॉट द लीस्ट इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री की एप्लीकेशंस। ये सारे के सारे टॉपिक्स आपके लिए इंपॉर्टेंट टॉपिक्स। अब ये समझने की ज़रूरत है कि जब कोई चैप्टर इंटरेस्टिंग लगता है ना हमें, तो उसके जो सब टॉपिक्स हैं वो सभी सब टॉपिक्स हमें इजी लगते हैं। बट इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री के लिए ऐसा नहीं है, वहाँ पे डिफ़िकल्ट टॉपिक्स भी हैं, वहाँ पे इजी टॉपिक्स भी हैं। राइट? तो इजी टॉपिक्स जो आपको कंपैरेटिवली पीछे की पढ़ाई से कनेक्टेड दिखाई देंगे और इजी हैं, उसमें सबसे पहला कौन सा है? इलेक्ट्रोलिसिस। राइट? इलेक्ट्रोलिसिस में फैराडेज लॉज ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस आप फिजिक्स में भी पढ़ चुके हैं, पढ़ते हैं, यहाँ भी पढ़ेंगे। राइट? उनकी सिंपल एप्लीकेशंस, उस पर बेस्ड न्यूमेरिकल्स बड़ी आसानी से हो जाते हैं। ठीक है, नेक्स्ट इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज। इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज को जब आप स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल से जोड़ लेते हैं तो इसकी एप्लीकेशंस को समझने में आपको बहुत आसानी हो जाए। इसके बाद इलेक्ट्रोलिटिक सेल और इलेक्ट्रोकेमिकल सेल्स में डिफरेंस, और इन पर्टिकुलर गैल्वेनिक सेल का डिटेल्ड डिस्क्रिप्शन। राइट? ये कंपैरेटिवली इजी है बिकॉज जो इलेक्ट्रोकेमिकल सेल है इसका डिस्क्रिप्शन आपने क्लास 9th-10th में भी एक बार पढ़ा, फिर 11th क्लास में रिडॉक्स में पढ़ा, तो आपको एक कंसिडरेबल आइडिया इसका होता है। राइट? अब उन टॉपिक्स की तरफ चलें जो आपको कंपैरेटिवली डिफिकल्ट लगेंगे, जिसमें सबसे पहला है नर्व्स इक्वेशन। आप में से 90% लोग ये नहीं जानते हैं कि आपकी जो नर्व होती है उस नर्व का इलेक्ट्रोड पोटेंशियल वास्तव में नर्व्स इक्वेशन से ही कैलकुलेट करते हैं। नर्व्स इक्वेशन स्पेशल टाइप की इक्वेशन है जो रियल सेंस में सिंगल आयन के मोशन के अगेंस्ट जो पोटेंशियल प्रोड्यूस होता है उसकी कैलकुलेशन में हेल्प करती है। यहाँ पर इन पर्टिकुलर इस चैप्टर में अगर बात करें तो जो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल्स हैं वो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल्स नर्व्स इक्वेशन के थ्रू निकाले जाते हैं। नर्व्स इक्वेशन के बाद इलेक्ट्रोड पोटेंशियल्स की कैलकुलेशन, कैलकुलेशन में रियल में इस तरह के कन्फ्यूजन्स आना, कौन सा जो इलेक्ट्रोड है वो ऑक्सीडेशन दिखा रहा है, कौन सा इलेक्ट्रोड है जो रिडक्शन पे जा रहा है,
जो ओवरऑल सेल है वो वर्क करेगा या नहीं करेगा, स्पॉन्टेनिटी से उसकी कनेक्टिविटी, वो कन्फ्यूजन्स की वजह से डिफ़िकल्टी पैदा करती है। अगर उसके लिए कुछ थंब रूल आप याद कर लें तो परेशानी कम होती है। वो थंब रूल क्या है कि एनोड वास्तव में एनायन को अपनी तरफ अट्रैक्ट करता है और एनायन को अट्रैक्ट करेगा तो पॉजिटिवली चार्ज होगा। कैथोड कैटायन को अपनी तरफ अट्रैक्ट करता है और कैटायन को अट्रैक्ट करेगा तो नेगेटिवली चार्ज होगा। राइट? ये थंब रूल किसी भी तरीके के सेल में वर्क करता है, इसको आपको समझना चाहिए। ठीक है? आयन जब इलेक्ट्रोड पे पहुंचेगा, चाहे कैटायन हो चाहे एनायन हो, तो वो न्यूट्रलाइज होने की तरफ जाएगा। अगर कैटायन है तो इलेक्ट्रोड से इलेक्ट्रॉन लेगा, अगर एनायन है तो इलेक्ट्रोड को इलेक्ट्रॉन देगा। राइट? अब समझने वाली बात है कि जो इलेक्ट्रॉन लूज करने की प्रोसेस है उसको क्या कहते हैं? ऑक्सीडेशन। और जो इलेक्ट्रॉन गेन करने का प्रोसेस है उसे क्या कहते हैं? रिडक्शन। राइट? तो अब आपको ये कनेक्टिविटी हमेशा के लिए दिमाग में रखनी चाहिए कि ऑक्सीडेशन किस इलेक्ट्रोड पे होगा और रिडक्शन किस इलेक्ट्रोड पे होगा, और ये सारे सेल्स के लिए एकदम थंब रूल की तरह से काम करता है। अब इससे आगे जब हम चलते हैं तो थ्योरेटिकल चैप्टर है जो कंपैरेटिवली डिफिकल्ट होता है, क्योंकि उसमें बहुत सारी इक्वेशंस होती हैं, एंड दैट इज वो पोर्शन जो बैटरीज और सेल से रिलेटेड है। हर एक बैटरी और सेल के बारे में जो बात की हुई है, राइट, वहाँ पर हर सेल से रिलेटेड इक्वेशन होती है जो कि परेशान करती है। ठीक है? तो उसको ग्रिप करने के लिए क्या करना चाहिए? हर एक सेल को अलग नज़रिए से दिमाग में रखना चाहिए। अगर लेड बैटरी है तो लेड के अंदर ऑक्सीडेशन किसका हो रहा है, रिडक्शन किसका हो रहा है, वो दिमाग में रखना चाहिए। अगर ड्राई सेल है तो वहाँ पे कौन वर्क कर रहा है वो दिमाग में रखना चाहिए। कंसंट्रेशन सेल या फ्यूल सेल्स हैं तो किस तरह से काम कर रहे हैं। राइट? सबकी अलग अलग इक्वेशन लिख करके अगर आप अपने सामने इस तरह से रख लें कि डेली सिर्फ उसको रीड करना है, याद नहीं करना है, सिर्फ रीड करना है, जस्ट लाइक न्यूज़पेपर, तो विद इन अ वीक और 10 डेज वो आपके दिमाग में अच्छी तरह से बस जाएगी। और 10 दिन तक लगातार करने के बाद इस प्रोसेस को वीक में एक बार इनिशियली और उसके बाद 15 डेज में एक बार आपको करना है। याद नहीं करना है, रीड करना है, माइंडेड। ठीक है? अपने आप उसकी पिक्चर आपके दिमाग में रहेगी, जब रिलेटेड क्वेश्चन आएगा ना फिंगर टिप्स से सॉल्व हो जाएगा। अब इस चैप्टर को अगर और अच्छे से ग्रिप करना है तो सबसे पहले पढ़ते समय आपको क्या क्या चीज़ें पता होनी चाहिए, मीन्स इस चैप्टर के प्री रिक्विसाइट्स क्या क्या है। तो प्री रिक्विसाइट्स में सबसे पहले क्लास 11th का जो रिडॉक्स रिएक्शन वाला चैप्टर है वो फिंगर टिप्स पे होना चाहिए। वहीं पर इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का बेस भी बना दिया गया है, थोड़ा सा सेल के बारे में इंफॉर्मेशन दे दी गई है और इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज का आइडिया दे दिया गया है, तो वो आपकी फिंगर टिप्स पे होना चाहिए। देन सेकंड इक्विलिब्रियम वाला चैप्टर, उसका बेसिक आइडिया होना चाहिए, इन पर्टिकुलर जो केमिकल इक्विलिब्रिया और आयनिक इक्विलिब्रिया है उसका आइडिया होना चाहिए। राइट? देन थर्मोडाइनमिक्स की जो बेसिक प्रोसेसेस हैं, गिब्स फ्री एनर्जी क्या होती है, स्पॉन्टेनिटी क्या है, इसका आइडिया आपको होना चाहिए। और लास्ट बट नॉट द लीस्ट, क्योंकि ये पूरा का पूरा चैप्टर आयंस के मोशन से रिलेटेड है, तो आपको अगर फिजिक्स के इलेक्ट्रोस्टैट का आइडिया नहीं है तो फिर यहाँ विजुअलाइजेशन इम्पैक्ट होता है। ठीक है? कोई मोशन है, कोई आयन है, मोशन के समय किस तरह का बिहेवियर दिखाता है। राइट? ये आपको आइडिया प्रॉपर होना चाहिए। तो अगर आपको ये बेसिक आइडियाज़ हैं तो ये चैप्टर बड़ा इंटरेस्टिंग लगेगा। जिस तरह की बातें मैं बोल रहा हूँ वैसे ही आपको यहाँ भी मज़ा आने वाला है। किसी भी चैप्टर को जब हम अच्छी तरह से ग्रिप करते हैं ना तो दो चीज़ें इंपॉर्टेंट होती हैं।
एक तो हमें आइडिया होना चाहिए कि क्या क्या प्री रिक्विसाइट्स रिक्वायर्ड है, और दूसरा एनालिसिस, लास्ट ईयर्स में जो क्वेश्चंस आए हुए हैं वो कैसे आए हुए हैं। कंसेप्चुअल पार्ट ज़्यादा आता है, न्यूमेरिकल पार्ट ज़्यादा आता है, वेटेज लगभग कितनी रहती है, ये सारी चीज़ें बहुत अहम रोल वहाँ पर निभाती हैं, राइट। तो इस चैप्टर के लास्ट 3 इयर्स का एनालिसिस देखते हैं। इन 3 इयर्स के एनालिसिस से एक बात बहुत क्लियर कट दिखाई देती है कि इस पर्टिकुलर चैप्टर से न्यूमेरिकल्स ज़्यादा आते हैं, कंसेप्चुअल प्रॉब्लम्स कम आती हैं, राइट। यानी इससे जो क्वेश्चन मिलेगा वो अधिकतर आपको सेक्शन 2 में मिलेगा, सेक्शन 1 में इससे क्वेश्चन नहीं मिलेगा। लास्ट 3 इयर्स में इस पर्टिकुलर चैप्टर से सिर्फ 14 कंसेप्चुअल और 51 न्यूमेरिकल्स जेई में पूछे गए। इनमें से अगर आप 2023 और 2022 का एनालिसिस करते हैं तो आपको मिलेगा कि वहाँ पे सेक्शन 1 में 0 to 1 क्वेश्चन प्रेजेंट था और सेक्शन 2 में 1 to 2 क्वेश्चन प्रेजेंट था। मीन्स सेक्शन 2 में कम से कम एक क्वेश्चन पर पेपर इस पर्टिकुलर चैप्टर से था, राइट। तो इसकी जो ओवरऑल वेटेज इन 2 इयर्स में थी दैट वाज 4 to 8 मार्क्स। दूसरी तरफ जब आप 2021 का एनालिसिस करते हैं तो वहाँ दोनों सेक्शंस में 0 to 1 क्वेश्चन वाज प्रेजेंट, यानी क्वेश्चन हो भी सकता था, नहीं भी हो सकता था। जो वेटेज थी वो 4 मार्क्स से ज़्यादा नहीं थी। मीन्स जब ये कैटेगराइजेशन सेक्शन 1 और सेक्शन 2 वाला स्टार्ट हुआ जेई में तो इनिशियली इस पर्टिकुलर चैप्टर से क्वेश्चन कम आते थे, बट लास्ट 2 इयर्स में ये सर्टेनिटी हो गई कि न्यूमेरिकल सेक्शन में एक क्वेश्चन इस पर्टिकुलर चैप्टर से हो गई होगा। और वो इस वजह से होगा क्योंकि स्टूडेंट्स नॉर्मली कंफ्यूज हो जाते हैं जब वो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल से रिलेटेड क्वेश्चंस करते हैं, और वहाँ पर खास तौर से ऑक्सीडेशन कहाँ हो रहा है, रिडक्शन कहाँ हो रहा है, वहाँ कन्फ्यूज़न हो जाता है। तो मेरे वाला थंब रूल अगर आप फॉलो करेंगे तो वो प्रॉब्लम आपको नहीं आएगी।